जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों मैं 1757 के एक इंडी गैंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज के जैसा ही उस वक्त भी पेशवा विरोधी एक मैसूर राज्य के पास इंडी गैंग बना था, क्योंकि नाना लगातार इस इंडी गैंग को युद्ध में और पैसे से नंगा कर रहे थे। कर्नाटका मैसूर इलाके के 5 नवाब थे: अर्काट, शीरे, सावनूर, कर्नूल और कड़प्पा। इनमें से शीरे और सावनूर को तो नाना ने शुद्ध रूप से जीता था और नंगा भी कर रखा था। नवाब तो पूरे अब ये दोनों कंगाल हो चुके थे। मूल शहाजी राजे के आधिपत्य वाला ये प्रदेश था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कड़ाप्पा के नवाब ने इस पे अतिक्रमण करके अपने पास रखा था। कड़ाप्पा का नवाब जब से उसने नासिर जंग को गोली मारी है, तब से खुद को शायद आलमगीर समझ बैठा था और वैसे व्यवहार भी करने लगा था। शीरे के नवाब ने थोड़ा सा सर उठाया तो नाना ने उसको कुचल डाला, लेकिन उसके मिथ्या स्वाभिमान के चलते नाना ने मुतालिक यानी मुख्य अधिकारी बलवंतराव मेहेंदड़े को जीएसटी और जीएसटी भुगतान ना करने पर लगी पेनल्टी ये दोनों नवाब से मांग लिया। अब पेनल्टी देने से नवाब इनकार करता रहा। बलवंतराव तो शहाजी राजे के जो मूल क्षेत्र था उसकी रक्षा हेतु कर्नाटका में थे। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि 14 जनपद मैसूर के नंदराज ने मराठाओं को दिए थे। अब उसमें से ये 4 छोटे जनपद तो मैसूर के राज्य के आधिपत्य में ही थे। कड़ाप्पा का नवाब, सावनूर, कर्नूल, ये इनके जो नवाब थे ये तीनों मुरारराव घोरपड़े, मैं तो उसे पलटूरामी कहता हूँ, और अपना कालनेमी आक्रांता अंग्रेज, ये 5 अब एकत्रित हो गए और इंडी गैंग की तरह ही साथ रहने की शपथ ली। पेशवा के मराठे शाही को डुबो के हिंदवी स्वराज्य का बंटवारा भी भाई इन लोगों ने तय कर लिया। अब आप सोचिए, ये ख्याली पुलाव बना के ये मदमस्त नालायक लोग कड़ाप्पा के नवाब को तो केजरुद्दीन की तरह दिल्लीश्वर बनने के सपने भी शुरू हो गए थे। इन 5 को देखो, हर एक भांड खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे का फायदा उठाने को आतुर था, और ये इसका एकीकरण था। तो जाहिर है ये एकीकरण बकवास सिद्ध हुआ। जब प्रत्यक्ष नाना और बलवंतराव मेहेंदड़े कड़ाप्पा आए तो कड़ाप्पा के इस केजरुद्दीन के मदद के लिए कोई नहीं आया। नाना ने पीट पीट कर इसको बेहाल किया। नाना ने इस चिरकुट को कड़ाप्पा के में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना, अगर मेंढक को लगे कि मैं भैंसा हूं, हाँ, मेंढक को भैंसा होने का अगर साक्षात्कार होता है तो क्या होता है? मेंढक तो मेंढक ही रहेगा ना। 24 सितंबर 1757 को बलवंतराव कड़ाप्पा में घुसे। उसने केजरुद्दीन को 7 पुश्तों की मित्रों याद दिलाई है। बलवंतराव मेहेंदड़े ने भयंकर भीषण निर्दयी युद्ध ये हुआ है। कड़ाप्पा के केजरुद्दीन के शरीर के 6 टुकड़े बलवंतराव ने किए। पठानों की छावनी थी, वो पूरी की पूरी बिना देखे बिना जांच किए पूरी जला दी। नवाब के कड़ाप्पा के महल को लूट के जला दिया गया।
पूरे कड़ाप्पा शहर में मराठाओं ने मोमिनों पर भयंकर कहर बरसाया है। एक उसमें मीरज के हमारे युवा मावड़ा थे, सरदार संभाजी घोरपड़े। संभाजी घोरपड़े ने कड़ाप्पा में अपना बलिदान दिया। केजुरुद्दीन का, कड़ाप्पा के केजुरुद्दीन का वारिस था अब्दुल नबी खान। अब्दुल नबी खान भी इस लड़ाई में शामिल था, लेकिन पता नहीं आश्चर्यकारक रीत्या वो बच गया। लेकिन जब भाग रहा था तो हमारे एक मावड़ा ने उसका एक पाँव काट दिया। तो एक पाँव काटने से ये हमारा अब्दुल नबी आजन्म अपंग बना। युद्ध खत्म होने के बाद बलवंतराव मेहेंदळे ने उसे मूल कड़ाप्पा राज्य का महल सौंपाया और छोटी मोटी 20-25 किलोमीटर, कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस अब्दुल नबी को वापस दिया। बाकी सारा प्रदेश और मूल कड़ाप्पा शहर मराठाओं ने अपने पास रखा। ये इंडी गैंग था ना, ये पूरा का पूरा इंडी गैंग स्वाहा हो गया। मुरारराव तो अपने बगल में गुत्ती शहर में अपने घर में जाके बैठा। गोरे शायद कड़ाप्पा का रास्ता ही ऐन मौके पे भूल गए। वहां अरकाट के मोहम्मद अली ने भी जीएसटी नहीं दिया था। बलवंतराव ने उसे एक कड़ा संदेशा भेजा है, लेकिन यहां गोरों को रास्ता मिला अरकाट में। गोरे बीच में पड़े। बहुत लंबा वार्तालाप बलवंतराव मेहेंदळे से हुआ, लेकिन बलवंतराव टस का मस नहीं हुआ। उसे तो जीएसटी चाहिए ही था। मोहम्मद अली नवाब ने आखिरकार 4.5 लाख रुपए की नकदी बलवंतराव मेहेंदळे को दे दी। अरकाट के नवाब की वजह से मराठा लगभग 70 साल के बाद अंग्रेजों से पहली बार मिल रहे थे, क्योंकि श्री शिवराय के समय पे पोर्तुगीज मिल के गए, डच मिल के गए, है ना। उसके बाद में पोर्तुगीज और डच मराठा साम्राज्य में आते ही रहे, लेकिन अंग्रेज पहली बार, शिवराय के निधन के बाद पहली बार अंग्रेज इनको मिल रहे थे। मित्रों, ये अंग्रेजों का भारत में बढ़ते कदम का मैं द्योतक मानता हूं। जॉन स्पेंसर फॉरेस्ट एक लेखक है, उसने आंखों देखा लिखा है। कहता है, अमृतराव शंकर नाना के अत्यंत विश्वासु राजदूत लगते हैं। अपनी बातों को बड़े शांत तरीके से सुनते हैं, लेकिन बिना उत्तेजित हुए ठोक के अपनी बात कहते हैं। दक्षिण के सारे व्यवहारों को, सारा प्रदेश को अच्छी तरह ये समझते भी है। अमृतराव शंकर बड़े ज्ञानी लगते हैं। मराठा और कर्नाटका के अन्य प्रदेश में वो लगातार मग्न है। तभी तो मित्रों, मैसूर के जो प्रधान थे नंदराज, उसको हाथ पांव पसारने का फिर एक बार मौका मिल गया, क्योंकि मराठा अन्य प्रदेश में व्यस्त थे। उसने जो 14 जनपद मराठाओं को दिए थे, उसमें से अधिकतर वापस लेना शुरू कर दिया। ये समय है मित्रों, इसमें पहली बार इतिहास में एंट्री होती है एक मोमिन आक्रांता की, जिसके बेटे ने अपनी धर्मांधता से आज 2025 में भी कर्नाटका के हिंदुओं को परेशान कर रखा है। उस मोमिन आक्रांता का नाम था हैदर अली, और उसका क्रूरात्मा हत्यारा बेटे, नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हो, दंभ स्वातंत्र्य सैनिक जिसे बताते हैं ना, वो हैदर मैसूर राज्य का एक सामान्य सरदार हुआ करता था, और
मैसूर राज्य ने उसको डिंडीगल का कारोबार सौंप दिया था। शहर उसको उसके नाम इनाम में दे दिया था। हैदर ने लेकिन डिंडीगुल में अपनी फौज को, पठानों को कवायती फौज की तरह उसने प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। बलवंतराव मेंदळे को ये खबरें लगातार मिल रही थी, परंतु सारा मराठा कड़ाप्पा के बाद बिदनूर में पूरे वर्षा ऋतु में व्यस्त रहा, इसलिए हैदर अली की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। अब नाना के हुक्म से बलवंतराय भी बंधा हुआ था। नाना ने स्पष्ट लिखा था, बिदनूर जीत के आप वहां से निकल आओ। तो बिदनूर तो जीतना लक्ष्य था ही बलवंतराय का। नाना ने एक पूरे नए खून की नई युवा फौज थी तैयार की हुई। वो अपने बेटे विश्वासराव और दत्ताजी शिंदे के नेतृत्व में बलवंतराव मेंदळे के मदद के लिए पुणे से भेजी थी। गोपालराव पटवर्धन भी अपनी 10,000 की फौज लेके निकले थे। ये इन अतिरिक्त फौज भेजने का नाना का उद्देश्य एक ही था, मैसूर के हैदर को सबक सिखाना। लेकिन उसी समय, उसी बीच निजाम ने सिंदखेड़ छेड़ दिया। मैंने आपको डिटेल बताई है। सितंबर अक्टूबर में विश्वासराव दत्ताजी को लेके मराठवाड़ा निकल पड़े। नाना ने बलवंतराव को पत्र भेजा कि बिदनूर के राजा और उसका बेटा दोनों मृत्युमुखी पड़ चुके हैं, तो आप बिदनूर पे जल्द से जल्द विजय प्राप्त करें। अब ये निजाम की तरफ बवाल जब शुरू हुआ तो फरवरी 1758 में बलवंतराव को नाना ने तुरंत लौटने के लिए कह दिया। विचार करें, नियति भी कैसे खेल खेलती है। अगर सिंदखेड़ में और भाग्यनगर में बवाल नहीं होता तो कदाचित हैदर वहीं 1757 में ही ढेर हो जाता, न रहता पास, न बाद में बजती उसकी घिनौनी दरिंदगी की बांसुरी। टीपू क्या कहें, योग नहीं था, यही शाश्वत सत्य है। हम क्या कर सकते हैं बताइए। निजाम को सभी बाजू से 1758 में मराठाओं ने घेरा था। निजाम का वहीं घुटनों पे आके याचना करना शुरू हो गया। स्टैंडर्ड कहते ना, SOP, ऑपरेशन प्रैक्टिस। 1857 का मित्रों यही समय है कि सलावत ने बूसी को निकाल के बाहर फेंक दिया था। और अब की बार आपको मालूम है कि बूसी कैंप स्वरूपी भाग्यनगर छोड़ के वापस मछलीपट्टम निकल गया था। बाद में फिर पौंडीचेरी गया, पद्दुचेरी में अंग्रेजों से उसने युद्ध किया, अंग्रेजों ने बंदी बनाया, लेकिन कोर्ट मार्शल ना करके पेरिस भेज दिया। उत्तर में क्या हो रहा था? उत्तर में मराठा और अब्दाली में घमासान चल रहा था। 1758 में मराठाओं को शिकस्त भी एक बार मिली थी। उससे नाना बड़ा विचलित हुआ था। स्वाभाविक है, बहुत साल के बाद पहली बार हार का मुंह नाना ने देखा था। 1758 के दशहरे के बाद ये सरदार रास्ते और गोपालराव पटवर्धन, इनको नाना ने फिर मैसूर पे हमला करने के लिए भेज दिया। उन्होंने भी नाना के बरहुकुम अपना काम व्यवस्थित किया और मैसूर में जो 14 जनपद थे ना, उनमें फिर अपना शासन पुनर्स्थापित किया। यहाँ 1759 में उन्होंने श्रीरंगपट्टनम से एक कुछ 150 किलोमीटर दूर चेनापट्टनम का किला भी गोपालराव ने हस्तगत किया। मैसूर में क्रोधित नंदराज ने फिर गोपालराव के ऊपर हैदर को भेजा। इस बार गोपालराव को हैदर ने पूरी तरह से चौंका दिया।
क्योंकि हैदर ने इस बार मराठाओं के विरुद्ध अपनी कवायती फौज और तोपों के साथ हमला किया था। रास्ते और गोपाल राव, इनके दोनों के डिवीजन में वर्षा ऋतु के चलते एक तोप भी नहीं थी। इसका फायदा हैदर को मिला। हैदर की फौज ने रोज सुबह हमले शुरू किए। हैदर ने इस बार दिन में मात्र 10-15 किलोमीटर चल के गोरिल्ला युद्ध नीति से गोपाल राव की मराठा सेना को पूरा हैरान कर दिया। 2 महीने से ज्यादा हो गए, रोज हमले जारी थे। मराठे बेजार हो गए, परेशान हो गए। मराठाओं ने 14 जनपद के बदले 32 लाख रुपए की राशि स्वीकार करने की बात हैदर से की। अब इस भांड चोर हैदर ने नंदराज से पैसे मांगे। नंदराज के पास तो 16 लाख रुपए ही थे, तो हैदर ने वो राशि ले ली और मराठाओं को सौंप दी। बाकी की राशि का मोमिन की तरह आश्वासन देके मराठाओं को मैसूर राज्य से बाहर भेज दिया। यहां हैदर का खेल शुरू होता है जिंदगी का। हैदर ने खेल खेला, क्योंकि मैंने आपको बताया मोमिन का अंतिम लक्ष्य क्या है, जर जोरू जमीन। हैदर ने मराठाओं को तो लौटा दिया, लेकिन वो 14 जनपद जो मराठाओं ने दिए थे वो नंदराज मैसूर को उसने नहीं लौटाए। यही भांड हैदर अली उन 14 जनपद का शासक बन के बैठ गया। ये है असली मोमिन। नंदराज के टुकड़ों पे पलने वाला ये बुक्कड़, ये पिस्सू नंदराज का ही खून चूस के अब बड़ा हो गया था। बताइए, यहां हैदर की कहानी शुरू होती है। पुणे में नाना गोपाल राव पे भयंकर रीत्या क्रोधित हो गया। जो भी हो, आपने संधि करने की गलती क्यों की, ये स्पष्ट वाक्य उसके पत्र में लिखा है। नाना ने पत्र में लिखा है। 1759 में निजाम भी वहां फिर एक बार मैं लगातार 7 साल से निजाम का ये खेल चल ही रहा था, और 56 के बाद तो हर साल में एक बार निजाम मराठाओं से युद्ध करने लगा था। वंदे मातरम।